अस्सलाम वालेकुम। मुझे मॉस्को में दूसरा दिन था। होटल में अपने कमरे में बैठा था कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 50-55 बरस का एक पाकिस्तानी शख्स हाथ में सफ़ेद थैला पकड़े खड़ा था। मैं समझा शायद सफारत खाने का कोई एहलकार होगा। मैंने उसे अंदर आने को कहा तो वो कुछ झिझकते हुए कमरे में आ गया। मैंने पूछा, फरमाइए। उसने ठेठ पंजाबी में बताया, मैं राना इकबाल हूँ और आपके लिए पाकिस्तानी खाना लाया हूँ। ये कहकर उसने थैले से खाने का डब्बा निकालकर मेज़ पर रखा, पानी की बोतल खोली और कहा, बिस्मिल्लाह। मैं इस शख्स के इत्माद पर हैरान भी हुआ और कुछ मसरूर भी। मैंने कुछ पूछने की कोशिश की तो निहायत बेतकल्फ़ी के साथ बोला, ओ बीब साहब, तुसी रोटी तो खाओ, दस ना तुहानू भी। मैंने उसके रूप में आकर बग़ैर भूख के ही खाना शुरू कर दिया तो उसके चेहरे पर सुकून आया। फिर उसने बताया कि वो फैसलाबाद के एक गांव नवाकोट से 30 साल पहले पढ़ने के लिए रूस आया था। यहाँ आकर उसने वापस ना जाने का फ़ैसला कर लिया। पढ़ाई के बाद छोटा मोटा कारोबार शुरू किया और अब रूस में अपने तौर पर पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश लगाता है। ये नुमाइश सारा साल ही रूस के मुख्तलिफ़ शहरों में लगी रहती है, जहाँ आकर लोग पाकिस्तानी मसनूआत की ख़रीदारी करते हैं। मैंने बीवी बच्चों के बारे में पूछा तो बताया, एक शादी पाकिस्तान में और दूसरी रूस में। राना इकबाल रूस में पाकिस्तानियों की एसोसिएशन का नायब सदर भी है और इतना बेतकल्लुफ़ है कि उसके रूसी ख़ानदान के बारे में पूछा तो उसने रूसी बेगम साहिबा को फ़ोन कर डाला और पंजाबी में बात शुरू कर दी। हैरत अंगेज़ तौर पर बेगम साहिबा भी पंजाबी ही बोल रही थी। रूस में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तानियों की तादाद 2500 है, जिनमें से 700 मॉस्को में ही रहते हैं। इनमें से चंद एक तो इतने बड़े कारोबारी हैं कि उनका कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है और बाकी भी अपने कारोबार को वुसअत देने पर लगे हुए हैं। बहुत सौ ने रूस और पाकिस्तान में अलग अलग शादियां कर रखी हैं और अपने दोनों ख़ानदान बड़ी जिम्मेदारी से चला रहे हैं। इन सभी का दिल पाकिस्तान में अटका रहता है और इमरान खान का मॉस्को आना इन सब के लिए यूँ समझिए कि ईद का दिन था। जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ राना इकबाल की क़यादत में चंद पाकिस्तानियों ने बाकायदा कमरे बुक करा लिए कि पाकिस्तान से आने वालों के साथ मिलने जुलने का मौका मिल सके। मैंने राना इकबाल से पूछा, वज़ीर आज़म के यहाँ आने का फ़ायदा आपको क्या होगा? उसका कहना था कि हमने रूस में जो कुछ भी किया है वो अपनी इनफरादी मेहनत से किया है। इमरान खान के आने से ये होगा कि रूस में पाकिस्तान की शनाख्त बहुत बेहतर हो जाएगी और अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो पाकिस्तानियों के लिए रूसी मुआशरे में मज़ीद गुंजाइश पैदा हो जाएगी। उसी शाम राना साहब ने यानी राना इकबाल ने मॉस्को में रहने वाले चंद पाकिस्तानियों को अपने कमरे में बुला लिया। वहाँ ननकाना साहब का महमूद भट्टी मिला। महबूब वहाँ मुसलमान मुल्कों के सफारत खानों के लिए केटरिंग का काम करता है। उसने भी रूस में ही अपना ख़ानदान बनाया और उसका बेटा डैनियल महबूब वहाँ का उभरता हुआ मौसीकार है। पहली मुलाकात में ही महबूब भट्टी ने थोड़ी देर बाद कमीज़ उतारी और सिर्फ बुनियान में आ गया। ऐसी सादगी अगर हो तो तारुफ को ताल्लुक़ बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। चंद मिनट मज़ीद गुजरे तो महबूब ने गाना शुरू कर दिया। सैकड़ों पंजाबी गाने उसे याद थे। वो मेज़ पर तबला बजाता और अपनी पाटदार आवाज़ में गाना सुनाता तो समा बांध देता। जब भी वो कोई नया गाना शुरू करता, राना इकबाल वहाँ मौजूद लोगों को तंबीह करता कि गाना सुन के नचना नहीं, कमरे च अज थां काटे। मुझे महबूब भट्टी को गाते हुए सुनकर अंदाज़ा हुआ कि इसका बेटा मौसीकार के बना। अगले रोज़ उसने भी मेरे सामने अपने बेटे को फ़ोन किया तो पंजाबी में ही बात की। उसको अपने बेटे से बात करते हुए सुनकर ख्याल आया कि मुल्क तो महज जुग्राफिया की मजबूरियाँ हैं, इंसान तो अपना वतन अपने साथ लेकर चलता है। राना इकबाल ने मॉस्को में नवाकोट आबाद कर रखा है तो महबूब भट्टी ननकाने की मिट्टी से रूस में अपना घर बना रहा है। मॉस्को में यूरोप के दूसरे शहरों की तरह गैर मुल्की लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में दिखाई नहीं देते। इसकी बुनियादी वजह यह है कि सोवियत यूनियन के ज़माने में ये मुल्क आहनी पर्दे के पीछे रहा। इसकी मुईशत ही कुछ ऐसी थी कि इसमें गैर मुल्कियों की गुंजाइश नहीं निकलती थी। 1989 से 1992 तक सोशलिज्म ख़त्म हुआ तो दुनिया ने इसकी तरफ तवज्जो करना शुरू की।
البتہ سوویت یونین کی سابق وسطی ایشیائی ریاستوں سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد روس میں آباد ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر مسلمان ہیں اور 70 سال کی لامذہبیت کے بعد آہستہ آہستہ اپنی مذہبی اقدار کو دریافت کر رہے ہیں۔ اس کا براہ راست تجربہ مجھے اس ٹیکسی ڈرائیور سے ملنے کے بعد ہوا جس نے مجھے پاکستان آنے کے لیے ایئرپورٹ چھوڑا۔ موبائل فون کے ذریعے بک کرائی ہوئی اس ٹیکسی کا ڈرائیور شکل و شباہت سے روسی ہی لگتا تھا۔ اس کے موبائل فون میں ایسی اپلیکیشن تھی جس کے ذریعے وہ روسی زبان میں کچھ کہتا تو وہ انگریزی میں ترجمہ ہو کر سنائی دیتا۔ اس الیکٹرانک ترجمان کے ذریعے اس نے مجھ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انڈیا؟ میں نے کہا نہیں، میں پاکستانی ہوں، پاکستان جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے گردن گھما کر مجھے غور سے دیکھا اور پھر پوچھا، اگر تم پاکستانی ہو تو اس کا مطلب ہے مسلمان بھی ہوگے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اگلا سوال آیا، مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت تمہارے پاس ہے؟ مجھے یہ سوال کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ کچھ کہا تو موبائل فون نے اس کا ترجمہ کیا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ اب میں سمجھا۔ میں نے جواب میں کہا السلام علیکم۔ میرا جواب سن کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے پوچھا، مسلمانوں کا عربی میں کوئی کلمہ پڑھ سکتے ہو؟ مجھے کچھ عجیب سی بات لگی، مگر اس کی تسلی کے لیے میں نے کلمہ شہادت کا پہلا حصہ ہی پڑھا تو اس نے اسے مکمل کر دیا۔ اس کے نزدیک میرے اسلام کا ناقابل تردید ثبوت اسے مل گیا تھا۔ وہ خوشی سے لہکنے لگا۔ مجھے زندگی میں وہ پہلا شخص ملا تھا جو میرے مسلمان ہونے پر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار بھائی کہہ کر مخاطب کرتا۔ میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، اس لیے اسے گاڑی چلاتے ہوئے مجھ سے بات کرنے کے لیے پیچھے دیکھنا پڑتا۔ اچانک اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس نے بڑے جوش سے بتایا کہ میری دادی متحدہ عرب امارات نماز پڑھنے گئی تھی۔ اس نے روسی میں بھی نماز کا ہی لفظ بولا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے نماز اور حج یا متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان فرق کا سرے سے علم ہی نہیں۔ میں نے بھی غلطی درست کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر بولا، میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تو میں اپنی ماں کو بھی نماز پڑھنے بھیجوں گا اور پھر میں خود جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی دوبارہ چلا دی۔ اس کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ اسے کہوں، اے میرے بیٹے کی عمر کے نوجوان، تیری تڑپ پر سارے فقہ نثار، تیرے حج کو نماز کہنے پر 1000 حج کا ثواب، تیری لا علمی پر لاکھوں علم قربان، تیرا شوق کسی بڑے سے بڑے قافلہ حج میں سے کسی ایک کا بھی زیادہ راہ ہو تو اس قافلے کے ہر شخص کا حج قبول ہو جائے۔ میں یہ سب نہیں کہہ سکا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر بس اپنے گلے میں پڑا مفلر اتارا اور اس کو پیش کر دیا۔ اس نے پوچھا، یہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا، جب حج پر جاؤ تو یہ ضرور ساتھ لے کر جانا۔ خبر کی دنیا